हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक टेक्सटाइल कंपनी को। और उसका नाम है वेलस्पन लिविंग। इसको मैंने एक महीने पहले भी डिस्कस किया था और बताया था आप लोगों को कि ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं इसके। और इनफैक्ट पूरा टेक्सटाइल इंडस्ट्री अभी इट इज़ वेल पोइज्ड फॉर ग्रोथ। तो उसको हमको अच्छे से ट्रैक करना है। सारे पैरामीटर्स अगर सही बैठ रहे हैं, पूरा थीसिस अगर सही बैठ रहा है, तो टेक्सटाइल यहाँ से अच्छा ग्रो कर सकता है। और वो इसीलिए भी कर सकता है ना, क्योंकि कोविड के बाद बीच में कोविड के जस्ट आफ्टर जो आपके कॉटन प्राइसेस थे वो 40 to 45,000 पर कैंडी पे आ गए थे। तो उसके बाद मार्जिन में बहुत इंप्रूवमेंट आया था इन कंपनीज के। और बेस भी बढ़ गया था, प्रॉफिट भी अच्छे आए थे इन कंपनीज के। तो उसका जो एक साल बाद का रहा है, तो उसमें ऑब्वियसली जब कॉटन प्राइसेस वापस 60 to 65 पर कैंडी आए, तो इनका मार्जिन्स में भी कंप्रेशन आया। 20-22 के मार्जिन हो गए थे और अब 15 के आ गए हैं। और ये पूरा टेक्सटाइल इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ वेल्सपन की नहीं। मार्जिन्स मैंने अभी वेल्सपन के ही बताए आपको। बाकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सारा ऐसा सिनेरियो प्ले आउट हुआ है। तो हाई बेस के ऊपर जो पिछले साल इनकी ग्रोथ रही है, कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं रही है। और अभी ये थोड़ा रिकवर करने वाले थे। और बीच में एक प्रॉब्लम आया, जो रेड सी इशू का प्रॉब्लम आया, वो भी मैंने लास्ट जब एक महीने पहले इस कंपनी को डिस्कस किया था, तो भी मैंने आपको रेड सी क्राइसिस के बारे में बताया था और कंटेनर अनअवेलेबिलिटी इश्यूज के बारे में बताया था कि ये सब प्रॉब्लम्स चल रही हैं। इंडो काउंट को भी मैंने डिस्कस किया था, वो भी एक टेक्सटाइल स्पेस में अच्छी कंपनी है, दैट इज ऑल्सो रीजनेबली वैल्यूड। और वेल्सपन भी उसके भी वैल्यूएशंस अच्छे हैं अभी। मतलब इसके वैल्यूएशंस थोड़ा बढ़ने लगे हैं। लेकिन जब मैंने एक महीने पहले डिस्कस किया था, तो ये 170 के अराउंड ट्रेड कर रहा था। और थोड़ा करेक्शन भी आया था उसके बाद, तो 160 के लेवल्स पे भी आ गया था। और विद इन 1 मंथ अभी ये 213-215 का हाई टच करके वापस से अभी 190 समथिंग के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। तो 20-25% का रिटर्न ऑलरेडी एक महीने में इसने दे दिया है। और उसके पीछे डिफरेंट रीजंस हैं, उनको भी आगे जाके डिस्कस करेंगे। और एक और पॉइंट टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हमको समझने का ये है कि यूएस में जो फेडरल रिजर्व है, अभी आपने जैक्सन होल में जो उनका स्पीच था, उन्होंने कहा था कि वी आर रेडी फॉर अ रेट कट। तो सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो सितंबर वाले इनकी मीटिंग होने वाली है फेड में, फेड की मीटिंग जो होने वाली है, वहाँ पे एक रेट कट आएगा। एंड इट्स एनीबडीज गेस कि वो 25 बेसिस पॉइंट्स का होगा या 50 बेसिस पॉइंट्स का होगा, लेकिन एक रेट कट आएगा। अब जब रेट कट आता है, तो उससे इमीडिएट एक बेनिफिट ये होता है कि आपका रिटेल कंजम्पशन बढ़ जाता है। जो डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग रुकी हुई है बहुत टाइम से बिकॉज ऑफ द हायर इंटरेस्ट रेट्स, तो वो एकदम उसको एक फिलिप मिलता है, उसको एक बूस्ट मिलता है। अब वो आगे जाके इसका फ़ायदा होने वाला है टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, क्योंकि जब रिटेल कंजम्पशन बढ़ेगा, बिकॉज वेल्सपन लिविंग हो, इंडो काउंट हो, इन सब कंपनीज का एक चीज़, एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। इनके जो मेजर कस्टमर्स हैं, आपको अगर वेल्सपन के कस्टमर्स बताऊं, तो अमेजोन है, टेस्को है, टारगेट है। तो ये अमेरिका में भी हैं, यूरोप में भी हैं। और बहुत सारा इनका प्रेजेंस है बाहर, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ये कंपनीज हैं। आपका कोल्स कोल्स का भी बहुत सारी कंपनीज है। मैं आपको एक स्लाइड दिखाऊंगा आगे, तो देखोगे आप कितने अच्छे रेप्यूटेड कस्टमर्स हैं इनके, द क्लब्स एंड ऑल। तो इनका ये भी, एक तो रेट कट का इनको फायदा होगा आगे जाके जब डिमांड बढ़ेगी। दूसरा फायदा इनको ये होगा कि एक तो रेट कट वाला मैंने फ़ायदा बताया, दूसरा जो इनका फेस्टिवल सीज़न आएगा, क्रिसमस का, न्यू ईयर का, तो बाहर बहुत अच्छे से इनको सेलिब्रेट किया जाता है। तो उसमें भी ये जो बाहर बड़े रिटेलर्स हैं, जो इनके कस्टमर्स हैं, टारगेट, टेस्को, वॉलमार्ट, अमेज़न, द क्लब्स, तो ये सब आगे जाके Q3 में, मतलब क्वार्टर 3 में ये प्रिपरेशन शुरू करने लगते हैं। अब आगे जाके ये 1-2 महीने में बल्क ऑर्डर्स प्रोवाइड करेंगे, बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स प्रोवाइड करने का एंटिसिपेशन है। अभी श्योर तो कुछ होता नहीं है स्टॉक मार्केट में। तो सबको ये लगता है, एक नैरेटिव ये भी चल रहा है कि टेक्सटाइल यहाँ से बहुत अच्छा ग्रो करने के लिए रेडी है। और कैंडी प्राइसेस भी मोर और लेस दे आर स्टेबल नाउ। तो ये बैकग्राउंड मैंने दे दिया आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। और इसका मैंने बताया कि एक महीने में ये ऑलरेडी 20-25% बढ़ चुका है। और इसका बाईबैक भी आया है 220 के प्राइसेस में, 280 करोड़ के अराउंड। तो एक वो भी रीज़न है इसके प्राइस, शेयर प्राइस का पिछले महीने में 25% बढ़ने का। तो ये सब है। अब मैं बाकी बात करता हूँ। एक वीडियो मैंने ऑलरेडी एक महीने पहले इसका बनाया था, तो मैंने क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स डिस्कस किए थे, क्वार्टर 4 FY24 के। अब मैं क्वार्टर 1 FY25 के रिजल्ट्स डिस्कस करता हूँ। तो
रेवेन्यू कंपनी का 17% से बढ़ा है, बाकी एबिटा कंपनी का 15% से बढ़ा है और एबिटा मार्जिन भी कंपनी का 15.5% का है। बाकी इसको आपको यहीं दिखाता हूँ। अब रिजल्ट से पहले अच्छा चीज़ ये है कि मैं इसका बिजनेस सेगमेंट्स को डिस्कस करूँ। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी होम टेक्सटाइल में है बहुत ज़्यादा। इसमें कंपनी होम टेक्सटाइल क्या होता है, घर में जो भी टेक्सटाइल आप यूज़ करते हैं, नॉट अपैरल्स, ओके। टेक्सटाइल जो आप यूज़ करते हैं, चाहे वो आपकी कारपेट्स हो, चाहे वो आपके बाथरूम के भी जो क्लोथिंग है, चाहे आपके बाथ रग्स हों, सॉरी बाथ रोब्स हो, आपका बाथ टॉवल हो, हैंड टॉवल हो, फेस टॉवल हो, कर्टेन्स हो, बेडशीट हो, आपका डुवे कवर्स हैं, पिलोज़ हैं, जैकवर्ड टॉवल्स हैं, तो ये सब आपका आता है होम टेक्सटाइल में। ये कंपनी का बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है होम टेक्सटाइल में और एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा करती है। अब इसका दूसरा सेगमेंट है इमर्जिंग बिजनेस का, और इमर्जिंग बिजनेस थोड़ा अलग है इनका ट्रेडिशनल बिजनेस से, बिकॉज ट्रेडिशनली कंपनी ने क्या किया है, ये बी टू बी में थी ट्रेडिशनली, मतलब दूसरे बिजनेसेस को बना के सप्लाई करती थी, जैसे मैंने बताया अमेजॉन, द कोल्स, द क्लब्स, कोल्स, टारगेट, टेस्को, सेंसबरी, इन सबको ये टारगेट करती है, राइट। ये बी टू बी में टारगेट करती थी। अब कंपनी के जो इमर्जिंग बिजनेस है उसका 30% कॉन्ट्रीब्यूशन हो चुका है रेवेन्यू में। अब इमर्जिंग जो बिजनेस है वो ट्रेडिशनल बिजनेस से अलग है, जो मैंने आपको बताया ना कि इमर्जिंग बिजनेस में इनकी एक तो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, मार्था स्टीवर्ट के नाम से है। अगर आप फेमिलियर होंगे, आई एम नॉट प्रेटी श्योर अबाउट इट, बट अगर आप आपने मार्था स्टीवर्ट को आप सर्च करोगे तो वो एक बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी है, लाइफस्टाइल के बारे में बहुत एक लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर आप कह सकते हैं। अमेरिका में बहुत हाउस होल्ड, बहुत फेमस नाम है उनका, तो उनके नाम से जो ब्रांड है उसका लाइसेंस इस कंपनी के पास है। दूसरा, इस कंपनी के पास डिज्नी का भी लाइसेंस है। तो आप देखो कि क्वालिटी कैसी है कंपनी की। अब इनकी खुद की भी दो ब्रांड्स हैं। एक इनकी ब्रांड्स है क्रिस्टी के नाम से, और क्रिस्टी आपको अब अगर पता है तो जो विंबलडन में टाउल्स यूज़ होते हैं, जो आप ऑन फील्ड देखेंगे जो टाउल प्लेयर्स यूज़ करते हैं, तो वो क्रिस्टी बनाती है। क्रिस्टी वेल्सपन लिविंग की कंपनी है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि इस कंपनी का जो प्रोडक्ट क्वालिटी है वो कितना सुपीरियर है, कितना अच्छा होगा, बिकॉज विंबलडन के टॉवल को मैन्युफैक्चर करना इज़ नॉट अ जोक। आपको बहुत सुपीरियर क्वालिटी देनी पड़ेगी, द बेस्ट ऑफ योर क्वालिटी यू हैव टू प्रोवाइड, अगर आपको एक विंबलडन के टॉवल्स बनाने हैं, तो आप क्वालिटी यहाँ से समझ सकते हो। बाकी इनका एक वेल होम नाम से भी ब्रांड है, वो भी इनका इमर्जिंग सेगमेंट है, बिकॉज अभी ये ब्रांडेड सेगमेंट में घुसना इन्होंने शुरू किया। बाकी ये पहले सिर्फ दूसरे बिजनेसेस के लिए बनाते थे, और जो बिजनेस है वो अपने अपनी किसी ब्रांड के नाम से बेचता था। तो बी टू बी में क्या होता है ना, इनका मार्जिन्स का इतना अच्छा मार्जिन नहीं होता बी टू बी की बिजनेस में। आप कहीं भी चेक करो दुनिया में, किसी भी जगह आप चेक करो, किसी भी इंडस्ट्री में आप चेक करो, अगर बी टू बी आपका बिजनेस है तो मोर और लेस द प्रोबेबिलिटी इज दैट द मार्जिन्स वुड नॉट बी देयर। तो इन्होंने अब क्या किया, अपने ब्रांड्स में इनको मार्जिन ज़्यादा मिलता है। इनफैक्ट जो इनका एक्सपोर्ट का बिजनेस है वहाँ 17-18% का एबिटा मार्जिन है, और ऑल ओवर अगर ओवरऑल चेक करें तो 15.5% का टोटल बिजनेस का मार्जिन है, इंडिया वाला इंक्लूडेड। इंडिया में इनके कम मार्जिन है, बिकॉज अभी कॉस्ट भी इंडिया में थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि इंडिया में भी इन्होंने अपनी ब्रांड्स लॉन्च करी हैं। आप मिंत्रा में जाओगे तो आप चेक करना, स्पेसेस के नाम से इनका ब्रांड है, और वेल्सपन के नाम से भी इनका एक ब्रांड है। तो जो स्पेसेस और वेल्सपन में डिफरेंस ये है, जो स्पेसेस है वो मास प्रीमियम में है, थोड़ा अफोर्डेबल से थोड़ा ऊपर है, थोड़ा महंगा वो ब्रांड है, बहुत महंगा नहीं है बट थोड़ा महंगा वो ब्रांड है। और जो दूसरा इनका वेल्सपन के नाम से, वो मास अफोर्डेबल में है, मतलब वो सस्ता ब्रांड है, सबके लिए वो ब्रांड है। इनफैक्ट इस कंपनी का टैगलाइन भी यही है कि हर घर वेल्सपन, जैसे अपने हर घर तिरंगा, हर घर मोदी सुना है, तो ऑब्वियसली वही कॉपी इन्होंने किया है हर घर वेल्सपन के नाम से। अब टेक्सटाइल में आपको होम टेक्सटाइल जो प्लेयर्स हैं वो दो चीज़ों से फ़ायदा कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझ आ रहा होगा, जब आप अगर मार्केट से फ़ैमिलियर हैं, कि रियल स्टेट साइकिल जो है वो अपस्विंग में है, और रियल स्टेट की साइकिल जो होती है वो बहुत लॉन्ग प्रोट्रैक्टेड साइकिल होती है। वो 2-3 साल नहीं चलती है, 4-5 साल नहीं चलती है, वो 10-15 साल का वो एक साइकिल होता है, वो अपस्विंग में है। सारे रियल स्टेट प्लेयर्स जो हैं वो बहुत मेजर कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं, मतलब नए नए प्रोजेक्ट्स के लिए क्यूआईपी उठा रहे हैं। अभी शायद जो अभी भी एक किसी ने किसी रियल स्टेट प्लेयर ने, मैं नाम भूल गया, उसने भी अभी क्यूआईपी रेस किया है, पैसा रेस किया है आगे प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए। प्रेस्टीज को आप देख लो, आप लोडा डेवलपर्स को देखो, सनटेक को देखो, सबके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं और सब ग्रो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, इंक्लूडिंग डीएलएफ। तो अब जब आप रियल स्टेट सेक्टर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है समझने में, और
इसका जो ऑर्डर बुक होता है उसको इम्प्लीमेंट करने में भी थोड़ा टाइम लगता है, तो कॉम्प्लेक्स सेक्टर है। तो अगर आपको रियल एस्टेट उतना ठीक से समझ नहीं आता है तो आप इसके प्रॉक्सी में खेल सकते हैं। सी प्रॉक्सी क्या होता है, जब रियल स्टेट ग्रो कर रहा है ना तो सिर्फ सीमेंट, ईंट, जो आपके ब्रिक्स है, स्टील है, ये सभी ग्रो नहीं करेगा। आपके जो रियल स्टेट में और प्रोडक्ट्स लगते हैं, जैसे बिल्डिंग मटेरियल्स हो गया, आपका टाइल्स इसमें आ जाएगा, आपकी आपकी पीवीसी प्रोफाइल की जो विंडोज हैं, डोर्स हैं, लेमिनेट्स हैं, एमडीएफ है, अ, और आपके बाथरूम एक्सेसरीज हैं, टॉयलेटरीज हैं, तो ये सब भी ग्रो करती हैं। जब आप नया घर बना रहे हैं तो आपको ये सब भी चाहिए, उसमें होम टेक्सटाइल भी चाहिए, आपको बेडिंग के भी चाहिए, आपको कारपेट्स भी चाहिए, रग्स भी चाहिए, आपको कर्टन्स भी चाहिए, आपको बाथरोब्स भी चाहिए, हैंड टॉवल, फेस टॉवल, सब कुछ चाहिए आपको। तो ये एक प्रॉक्सी की तरह भी आप इसको प्ले आउट कर सकते हैं। तो कंपनी का यही फोकस है कि डोमेस्टिकली भी अपनी जो स्पेसेस हैं और वेल्सपन है इनको मैं बढ़ाऊँ। इनफैक्ट कल परसों ही मैं कभी अभी बाहर गया था, तो रास्ते में मैंने एक छोटा सा ही रिटेलर देखा, उसके ना दुकान के आगे स्पेसेस का बोर्ड था। तो मैंने देखा स्पेसेस की विजिबिलिटी अभी बढ़ रही है, और मिंत्रा में और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में भी जाओ तो इनके रिव्यूज़ भी इनके प्रोडक्ट के अच्छे आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये मार्केटिंग में बहुत फोकस कर रहे हैं स्पेसेस और वेल्सपन में। तो उस हिसाब से डोमेस्टिकली जो इनका डोमेस्टिक ब्रांडेड बिजनेस है वो भी ये इमर्जिंग बिजनेस के अंदर डालते हैं। जो इनका बाहर इंटरनेशनल जो ब्रांड्स हैं, मार्था स्टीवर्ट, क्रिस्टी, डिज्नी एंड वेल होम, ये भी इनका इमर्जिंग बिजनेस में आता है। और बाकी इमर्जिंग बिजनेस में एक और कैटेगरी आती है, वो एडवांस टेक्सटाइल की। अब एडवांस टेक्सटाइल्स क्या होते हैं, वो ट्रेडिशनल टेक्सटाइल से डिफरेंट होते हैं। एडवांस टेक्सटाइल में इनका आता है स्पनलेस टेक्सटाइल्स, नीडल पंच टेक्सटाइल्स, वेट वाइप्स। तो ये एडवांस्ड क्यों है, इनको एडवांस कैटेगरी में इसीलिए डाला गया है बिकॉज ये ट्रेडिशनली मैन्युफैक्चर नहीं होते हैं। ट्रेडिशनली टेक्सटाइल कैसे मैन्युफैक्चर होते हैं, सपोज आपने फाइबर लाया, फाइबर सोर्स किया, या फाइबर आपने लाया कहीं से किसी भी सप्लायर से। तो फाइबर या तो आपका मैन मेड हो सकता है, सपोज कॉटन है, जूट है, वूल है, आपका लिनन है, जो आपका फ्लैक्स से बनता है। फ्लैक्स भी दो टाइप के होते हैं, एक तो फ्लैक्स सीड बनता है, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्लांट से, और दूसरा आपका लिनन बनता है। तो अब मैन मेड फाइबर्स भी हो सकते हैं, ये तो मैंने नेचुरल फाइबर्स आपको बताए। मैन मेड हो गए आपके, विस्कोस हो गया, पॉलिस्टर हो गया, नायलॉन हो गया, तो ये मैन मेड फाइबर्स हैं। तो इनका जो ट्रेडिशनली ये होता था कि इन फाइबर्स से यान बनाया जाता था, और फिर यान से आपका उसको स्पिनिंग करके या वो वीव करके आपका टेक्सटाइल बनाया जाता था या अपैरल बनाया जाता था। तो एडवांस टेक्सटाइल में क्या होता है ना, इसमें बहुत तरीके के फाइबर्स यूज होते हैं। इनफैक्ट प्लास्टिक जो पीईटी ग्रैन्यूल्स होते हैं जो रिसाइकल करके बनाया जाता है, वो भी आप एज अ फाइबर यूज कर सकते हो। फाइबर्स की जो आपका रेंज होता है वो एक्सटेंड हो जाता है, और लो कॉस्ट प्रोडक्शन होता है आपका एडवांस टेक्सटाइल में। तो एडवांस टेक्सटाइल, जब अब मैं स्पनलेस और नीडल पंचिंग की बात करता हूँ, तो इनमें ये बेसिकली दोनों ही नॉन वोवन होते हैं, वीव नहीं करते हैं इन्हें। तो ये ट्रेडिशनल नहीं वे, जो ट्रेडिशनल मैंने आपको बताया वो स्पिनिंग करके, वीविंग करके, वो ट्रेडिशनल वाला पार्ट है, कन्वेंशनल जो टेक्सटाइल्स होती हैं। ये एडवांस टेक्सटाइल में आप वीव नहीं करते हैं, ये दोनों स्पनलेस और नीडल नॉन वोवन टेक्सटाइल्स हैं। तो स्पनलेस में ना क्या होता है, बहुत सारे वाटर जेट्स होते हैं, उसका स्प्रे किया जाता है बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे, बहुत हाई आपके मैग्नीट्यूड से, डिग्री से, जो आपके फाइबर्स हैं उनको इंटेंगल करने के लिए। और बहुत क्लीन प्रोसेस होता है ये एज कम्पेयर टू योर नीडल पंचिंग। और नीडल पंचिंग में क्या होता है, जो नीडल्स होती हैं उनको पंच किया जाता है और फाइबर्स को आपस में इंटेंगल किया जाता है, रीइंफोर्स किया जाता है। तो जो क्लीनर प्रोसेस होती है स्पेनलेस की, तो वो स्पनलेस फाइबर्स आपके यूज़ होते हैं वेट वाइप्स में, आपके बेबी वाइप्स हो गए, हॉस्पिटल्स में अगर आपको प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो कोविड के टाइम पे बहुत सारे यूज़ हुए थे, और आपके कंस्ट्रक्शन के लिए, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी आपका स्पनलेस यूज़ होता है। तो थोड़ा डेलिकेट होता है स्पनलेस एज कम्पेयर टू नीडल पंच। और नीडल पंच की भी जो इंडस्ट्री एप्लीकेशन है वो यही है, हॉस्पिटल्स में हो गए, वाइप्स भी बनता है उससे। इनफैक्ट आप जैसे देखोगे, सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है इन नॉन वुवन में और वुवन में, जब आप सपोज किचन स्लैब करने के लिए अब नए नए टाइप के क्लोथिंग आ रही है, तो उसमें से आप एक सिंगल फाइबर एक्सट्रैक्ट करके नहीं निकाल पाओगे, बिकॉज उसमें सिंगल यार्न होता ही नहीं है। आप अपनी शर्ट में, टी शर्ट में, या किसी भी और जो आपका अपैरल है, क्लोथिंग है, बेडशीट है, उससे आप फिर भी एक यार्न का एक धागा निकाल सकते हो। लेकिन जो आपका ये स्पॉन्ज टाइप के, स्पॉन्ज नहीं होंगे, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है उनको क्या कहते हैं, जब एक
बहुत आजकल वही यूज़ होते हैं किचन के स्लैब्स को साफ करने के लिए, बहुत अच्छे से वो वाटर को एब्ज़ॉर्ब करते हैं और ईज़िली क्लीन भी हो जाता है, तो उससे आप एक फाइबर नहीं निकाल सकते हो। तो वो होता है आपका नॉन वूवन, और वो होती है आपकी एडवांस टेक्सटाइल्स जो इसमें यूज़ होती है, मास्क वगैरह में भी ये यूज़ होती है। तो कंपनी का ये कहना है कि जो हमारा एडवांस का बिज़नेस है, जो मैंने आपको बताया, वो 30% ऑलरेडी हो चुका है। और बाकी का जो इनका है वो अभी भी ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स में है। होम टेक्सटाइल हो गया जो मैंने आपको बताया, कारपेट सॉरी, कर्टेन्स बनाती है, बेडशीट बनाती है, पिलोज़ बनाती है, टॉवल्स बनाती है। ये सब इसका होम टेक्सटाइल का सेगमेंट में है। बाकी आई थिंक होम टेक्सटाइल में मैंने आपको सब कुछ बताया। रग्स एंड कारपेट्स भी बनाती है कंपनी ऑब्वियसली, और मैं आपको ये स्लाइड दिखा दूँगा, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो होम टेक्सटाइल में आप देखो, बाथ लिनन, बेड लिनन, रग्स एंड कार्पेट्स, और उसमें एडवांस टेक्सटाइल में जो मैंने आपको बताया, स्पनलेस, नीडल पंच एंड वेट वाइप्स। बाकी इनका दूसरा एक सेगमेंट है, वो भी अभी इन्होंने शुरू किया है। वो है फ्लोरिंग का सेगमेंट। इसमें ये वॉल टू वॉल कारपेट्स भी देते हैं और स्क्वायर कारपेट्स भी देते हैं, जो छोटे-छोटे सेक्शंस में कारपेट लगती हैं। तो कंपनी का ये कहना है कि यहाँ से ऑब्वियसली इस क्वार्टर में स्पनलेस फ्लोरिंग में कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं आया। इनफैक्ट यूटिलाइजेशन भी सिर्फ 64 के परसेंट के अराउंड है। तो ये हुआ क्यों? ये इसीलिए हुआ है क्योंकि शिपमेंट में इनको दिक्कत आई है। इट्स नॉट दैट कि डिमांड में प्रॉब्लम है, शिपमेंट में इनको दिक्कत आई है रेड सी इश्यूज़ के वगैरह में और वजह से, और कंटेनर अनअवेलेबिलिटी की वजह से। तो कंपनी का फिर भी गाइडेंस ये है कि जो हमारा फ्लोरिंग वाला बिजनेस है, इसका आई थिंक रेवेन्यू 228 करोड़ था क्वार्टर वन ऑफ एफ आई 25 में, जो ऑलमोस्ट सिमिलर ही था क्वार्टर वन ऑफ एफ आई 24 से। तो एक साल में कोई ग्रोथ नहीं है। इट्स नॉट बिकॉज कि बिजनेस सेगमेंट खराब है या बिजनेस में डिमांड नहीं है। इनफैक्ट इन्होंने अभी बिग टिकट कस्टमर को अपने बिग टिकट कस्टमर ऐड किया है वॉल टू वॉल कारपेट्स में भी, वॉल टू वॉल फ्लोरिंग कारपेट्स में भी और कारपेट टाइल्स में भी। तो डिमांड का प्रॉब्लम नहीं है, शिपमेंट का प्रॉब्लम है। और दूसरे जो इनका ट्रेडिशनल बिजनेस है होम टेक्सटाइल का, बी टू बी में या ब्रांडेड में भी, तो वहाँ पे इसीलिए दिक्कत नहीं आई क्योंकि जो उनका शिपमेंट का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एफओबी बेसिस था, फ्री ऑन बोर्ड बेसिस था। वो मैंने पिछले वीडियो में भी समझाया। इसमें क्या होता है, इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है, बस इनको सामान को लोड करवाना होता है शिप्स में, जो भी आपका ट्रांजिएंट शिप होता है। और फिर आपके जो बायर हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो किस रूट से ले जाए, कैसे ले जाए, कितना उसको इंश्योरेंस पे करना है, जो भी करना है वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इनको जो अपना ट्रेडिशनल बिजनेस है उसमें दिक्कत नहीं आई। लेकिन जो इनका फ्लोरिंग वाला बिजनेस है, तो उसमें इनका सी आई एफ में भी आता है, कुछ कुछ सी आई एफ होता है, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट। और इनका दूसरा डीओपी में, डीडीपी में भी आता है, जो डिलीवरी ड्यूटी पेड होता है। तो इसमें बायर का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है। तो इसमें खुद ही कंपनी को ही उसको एंड डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है, और उसमें उसी में उनको दिक्कत आ रही है रेड सी इश्यूज में। तो कंपनी का गाइडेंस भी ये है कि हम 12% से ग्रो करेंगे एफ आई 25 में। अब ये चीज़ मुझे थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लगती है, बिकॉज कंपनी को पिछले क्वार्टर में भी पूछा था, तो उन्होंने यही कहा था कि हम 12-13% से ग्रो करेंगे। अभी भी पूछा इस क्वार्टर में भी, तो तब भी ये कह रही है 12-13% से ग्रो करेंगे। लेकिन जो इनका एक्चुअल रिजल्ट आता है, ये आता है कभी ये 17% से ग्रो करते हैं टॉप लाइन को, कभी ये 19% से ग्रो करते हैं। तो बहुत ही एक्सट्रीमली कंजर्वेटिव गाइडेंस प्रोवाइड करती है कंपनी। बाकी कंपनी का जब पूछा गया कंपनी से कि आप इतना कंजर्वेटिव क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कंपनी ने ये कहा कि रेड सी जो इश्यूज आ रहे हैं, कंटेनर अनअवेलेबिलिटी वाले इश्यूज आ रहे हैं, उसका हम ध्यान में रख के अब गाइडेंस को चेंज नहीं कर रहे हैं, और 12 का जो हमने दिया था उसी गाइडेंस पे हम काम करेंगे। तो ये आगे मतलब मुझे लगता है कि क्वार्टर टू में बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा, सिर्फ वेलस्पन लिविंग को नहीं, बाकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की कंपनीज को भी जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हैं, नितिन स्पिनर्स हो गई, और ये आपके इंडो काउंट हो गई, इनको भी चेक करना। अगर सॉरी, इनका मैनेजमेंट कमेंट्री भी ऐसा आता है कि हाँ, रेड सी इश्यूज सॉल्व हो गए हैं, कंटेनर इश्यूज सॉल्व हो गए हैं, तो ग्रोथ का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल बढ़ जाएगा टेक्सटाइल कंपनीज में। तो ये आगे जाके हमको चेक करना पड़ेगा। अब बायबैक का मैंने आपको बता दिया, और 220 के प्राइस पे बायबैक कर रही है कंपनी, इसीलिए इसका स्टॉक प्राइस भी काफ़ी बड़ा है। तो डोमेस्टिक अगर रिटेल की मैं बात करूँ, जहाँ पे इन पे दो ब्रांड्स हैं, स्पेसेस और वेल्सपन के नाम से मैंने जो डिस्कस किया, तो 500 टाउन में इनका प्रेजेंस ऑलरेडी आ गया है, और 20,000 आउटलेट्स में इनका प्रेजेंस आ गया है। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज है जिसका इतना अच्छा प्रेजेंस है इंडिया में होम टेक्सटाइल के स्पेस में।
करंट मार्जिन्स अगर फ्लोरिंग बिजनेस की मैं बताऊं, फ्लोरिंग बिजनेस एज आई सेड 20-25% से ग्रो करेगा आगे FY 25 में भी और द इयर्स बियॉन्ड भी। लेकिन अभी करंट मार्जिन जो फ्लोरिंग बिजनेस का है वो 9% का है, इसीलिए जो ओवरऑल मार्जिन है वो थोड़ा कम दिख रहे हैं 15.5% का। कंपनी का गाइडेंस भी यही है कि जो ओवरऑल बिजनेस का मार्जिन है वो 15 to 16 रहने वाला है। लेकिन फ्लोरिंग बिजनेस का पर्टिकुलर अगर गाइडेंस मार्जिन देखें तो 9% का है। अब ये इसीलिए है क्योंकि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अभी कम है। अब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अगर फ्लोरिंग बिजनेस में बढ़ जाएगा जैसे ही रेड सी इश्यूज सॉल्व होते हैं, तो इसका मार्जिन भी 15 से 16% बढ़ जाएगा एट 80% यूटिलाइजेशन। अभी मैंने आपको कितना यूटिलाइजेशन बताया था फ्लोरिंग वाले बिजनेस का, 64% यूटिलाइजेशन है। तो जब भी ये 64% यूटिलाइजेशन 80% में कन्वर्ट हो जाएगा तो आपका फ्लोरिंग में भी जो 9% का मार्जिन है वो 15-16% का हो जाएगा। अब ये होता क्यों है? क्योंकि जब अगर आप अभी फ्लोरिंग बिजनेस में कम यूटिलाइजेशन है तो आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो सेम ही है। आपको एम्प्लॉयज को भी उतना ही पे करना है, रेंट भी आपको उतना ही पे करना है, चाहे आप कम फ्लोरिंग बिजनेस में कम यूटिलाइजेशन हो या ज़्यादा आप मैन्युफैक्चर करो या ज़्यादा प्रोडक्शन करो। तो जब ज़्यादा प्रोडक्शन करते करते हैं तो वो फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा प्रोडक्शन में बढ़ती है, और जब कम प्रोडक्शन करते हैं तो वो वही सेम फिक्स्ड कॉस्ट कम प्रोडक्शन में बढ़ती है, तो वो आपके मार्जिन्स को सप्रेस करती है। तो इस हिसाब से अगर आपको आगे भी आप चेक करना कि ग्रोथ भी कर रहा है इनका फ्लोरिंग वाला सेगमेंट या नहीं, या फिर इनके कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ भी रहा है या नहीं, क्योंकि मार्जिन्स तभी बढ़ेंगे जब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगा। बाकी कंपनी दो केपेक्स अभी कर रही है। पहला केपेक्स ये कर रही है अंजार में, इंडिया में ही। ये कर रही है जैकवर्ड फैसिलिटी के लिए, जैकवर्ड टॉवल्स के लिए। टॉवल्स भी दो टाइप के होते हैं। जो इनका होम सेगमेंट है उसमें सबसे पहले होम टेक्सटाइल जो इनका सेगमेंट है उसमें टेरी टॉवल्स इनके बहुत ज़्यादा बिकते हैं। टेरी टॉवल्स क्या होता है, आप टॉवल्स जब देखते हैं ना तो एक साइड से दूसरी साइड से जो वीविंग होती है और फिर वापस उस साइड आती है, तो जो लूप्स बनते हैं दोनों साइड, तो उन लूप्स को काटा नहीं जाता है। वो लूप्स को इसीलिए नहीं काटा जाता है ताकि आप जब बॉडी आपका वेट है और आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होता है, तो उनको हम कहते हैं टेरी टॉवल्स। और ये कंपनी का बहुत अच्छा टेरी टॉवल्स में इनका इनका प्रेजेंस है, एक्सपोजर है। इनफैक्ट अगर आप ओटेक्सा का डेटा चेक करेंगे, जो एक ट्रेड इंडस्ट्री बॉडी है टेक्सटाइल में भी, ऑफिस ऑफ टेक्सटाइल एंड अपैरल्स, तो ये यूएसए की है। तो उसका भी यही कहना है कि डेटा मैं आपको देता हूँ, 10% YOI बेडशीट एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं, और इंडिया इज स्टिल द लार्जेस्ट टेरी टॉवल एंड बेडशीट एक्सपोर्टर टू द यूएस। तो ये ओटेक्सा का डेटा है, और ओटेक्सा का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री में किसी भी कंपनी को या पूरे इंडस्ट्री को समझना है। तो ये सब मैंने बताया। आई थिंक हाँ, मैं केपेक्स पे था। तो अब जैकवार टॉवल्स में और नॉर्मल टेरी टॉवल्स में क्या डिफरेंस होता है? जो जैकवार टॉवल्स होते हैं वो मोस्टली बीच में यूज़ होते हैं। वो बहुत उसमें डिज़ाइनिंग होती है, बहुत प्रिंटिंग होती है, वो कॉस्टली थोड़ा होते हैं। आई थिंक 10 से 15% हायर कॉस्ट होती है उनकी, और हायर प्राइसिंग भी ऑब्वियसली फिर होगी उनकी, जो आपके नॉर्मल टेरी टॉवल्स हैं। तो कंपनी जैकवार टॉवल्स में भी अपना स्पेस बनाना चाहती है, और टेरी टॉवल्स तो ऑब्वियसली इसने ऑलरेडी बहुत अच्छा इस्टेब्लिश किया टेरी टॉवल्स का बिजनेस, और ये जैकवार टॉवल्स की भी एक्सपैंड कर रही है। तो ये ब्राउन फील्ड कैपेसिटी है अंजार में। ब्राउन फील्ड और ग्रीन फील्ड में ये डिफरेंस होता है, ब्राउन फील्ड आप एग्जिस्टिंग जो कैपेसिटी है, एग्जिस्टिंग आपका जो प्लांट है, उसी को आप एक्सपैंड करते हैं। और ग्रीन फील्ड में क्या होता है, आप फ्रॉम द स्क्रैच जाके नया लैंड खरीदते हैं, अगर लैंड है आपके पास तो उसमें नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, इक्विपमेंट लाते हैं, पूरा प्लांट फ्रॉम द स्क्रैच आप रन करते हैं। वो ब्राउन फील्ड और ग्रीन फील्ड में ये डिफरेंस होता है। तो 6400 MTPA, मिलियन टन्स पर एनम का ये अंजार में फैसिलिटी को एक्सपैंड कर रहे हैं। 400 करोड़ इनका खर्च आएगा इसमें, और आगे जाके ये 1 नवंबर 2024 को ऑपरेशनल हो जाएगी। बाकी जो दूसरा ग्रीन फील्ड एक्सपेंशन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं ओहायो में, यूएसए में। तो ये पिलो फैसिलिटी है। पिलो में भी क्या है इनका, मैंने आपको जैसे बताया कि बाथ जो होम टेक्सटाइल है उसमें बाथ टॉवल्स के बाद इनका पिलो जो है वो सेकंड लार्जेस्ट सेगमेंट है। सबसे होम टेक्सटाइल में भी बहुत डिफरेंट प्रोडक्ट्स आते हैं, तो बाथ टॉवल्स इनका सबसे ज़्यादा बिकता है होम टेक्सटाइल में, और उसके बाद इनका पिलो बिकता है। तो ये पिलो के लिए क्या कर रहे हैं कि नियर शोरिंग अपॉर्चुनिटी को केटर कर रहे हैं,
कि हम ओहायो ओहायो में ही प्लांट बनाएंगे, क्योंकि इनको ऑब्वियसली वो पिलोज अमेरिकन मार्केट्स में ही बेचने हैं। क्योंकि इंडिया से अगर वो शिप करेंगे, यहाँ से पिलोज बना के बेचेंगे, तो ट्रांजिएंट कॉस्ट, आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगा और मार्जिन फिर वहाँ पे सप्रेस होंगे। तो बेटर यही है कि आप यूएसए में ही बनाएं। तो ओहायो में प्लांट बना रहे हैं, उसमें भी आई थिंक 400 समथिंग करोड़ का ही खर्चा है, और ये 30 सितंबर को इस साल ऑपरेशनल हो जाएगा, और ये बहुत काफ़ी ऑटोमेटेड प्लांट रहेगा। तो यहाँ पे जो आपका एम्प्लॉय कॉस्ट है वो भी कम आएगा। बाकी इसकी अगर हम क्वार्टरली प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें, तो अगर आप देखोगे टोटल इनकम जो है कंपनी का, वो 16.9% से बढ़ा है, 17% से बढ़ा है। एबिटा 15% से बढ़ा है। अगर आप वाई ओ वाई चेक करेंगे तो एबिटा मार्जिन में 21% का डिप आया है। वो इसीलिए ही आया है क्योंकि एक तो Q1 कोई बहुत अच्छा क्वार्टर नहीं होता है टेक्सटाइल कंपनीज के लिए। मैंने इंडो काउंट में भी आपको ये बताया था, राइट। बाकी इनका फाइनेंस कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आया है, क्योंकि इन्होंने इनका वर्किंग कैपिटल बढ़ाया है। वर्किंग कैपिटल भी मैंने पिछले वीडियो में बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया था, जो ग्राविटा वाली वीडियो है। वर्किंग कैपिटल बेसिकली क्या होता है, आपको बिजनेस करने के लिए कितना आपको पैसा चाहिए, धंधा चलाने के लिए कितना पैसा चाहिए, उतने डेज आप आउट ऑफ मनी रहेंगे। सपोज आपको कुछ भी बनाना है, आपको शूज़ बनाने हैं, तो आपने सप्लायर से सामान खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदा, उसको आपको 5 दिन बाद पे करना है, तो आपका पेबल्स हो गया 5 डेज। अब वो आपका सामान जब आपने खरीदा, तो आपको उसको आप मैन्युफैक्चर करोगे और मार्केट करोगे, तो 10 दिन सपोज आपका सामान जूता बनकर इन्वेंट्री में पड़ा है, सामान आपके पास आज आया, आपने मैन्युफैक्चर किया, सब कुछ प्रोसेस किया, 10 दिन तक वो इन्वेंट्री में पड़ा है, 10 दिन बाद जाके वो बिका, तो आपका इन्वेंट्री डेज क्या हो गया, 10। आपका पेबल डेज कितना था सप्लायर्स को, 5 दिन का। ये आप ध्यान रखना, पेबल डेज 5 दिन का, इन्वेंट्री डेज 10 दिन का। अब आपने किसी कस्टमर को आज बेचा, सपोज कोई डीलर है, और वो आगे जाके एंड कस्टमर को बेचेगा। आपने डीलर को बेचा, डीलर आपको लेट्स सपोज 5 दिन बाद पे करेगा, आज बेचने के 5 दिन बाद। तो आप आउट ऑफ मनी कितने दिन रहे, 5 दिन आपको सप्लाई, आज आपने रॉ मटेरियल खरीदा तो आपको 5 दिन बाद सप्लायर को पे करना है, लेकिन आपका तो 10 दिन इन्वेंट्री में सामान पड़ा है, और 5 दिन बाद आगे जाके आपको पैसा मिलेगा कस्टमर से। तो आपका वर्किंग कैपिटल साइकिल कितना हो गया, आपका इन्वेंट्री 10 डेज, प्लस रिसीवेबल्स 5 डेज, माइनस पेबल्स 5 डेज, तो आपका आ गया वर्किंग कैपिटल साइकिल 10 दिन का। मतलब आपको 10 दिन बिजनेस चलाने के लिए पैसा चाहिए। अब लॉजिकली भी आप समझो ना, शुरू के 5 दिन तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको सप्लायर को पैसा नहीं देना है, और आपका सामान इन्वेंट्री में पड़े पड़े भी 5 दिन हो चुका है। तो अब आपको इस 5वें दिन तो सप्लायर को पे करना पड़ेगा, लेकिन आपके पास खुद का पैसा कब आएगा कस्टमर से, 5 दिन इन्वेंट्री में पड़े हुए ऑलरेडी हो गए हैं, 5 दिन अभी वो और इन्वेंट्री में रहेगा, और 5 दिन बाद, बिकने के 5 दिन बाद कस्टमर से पैसा आएगा। तो आपको तो आज पे करना है अपने सप्लायर को, लेकिन आपका प्रोडक्ट से बिका हुआ पैसा आपको 10 दिन बाद आएगा आज से। तो उन 10 दिन के लिए आपको जो पैसा चाहिए धंधा चलाने के लिए, वो होता है वर्किंग कैपिटल, और वर्किंग कैपिटल इस कंपनी का बढ़ गया है। तो इस वजह से वर्किंग कैपिटल जब बढ़ता है तो आपको लोन लेना पड़ता है उसके लिए, धंधा चलाने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए, और वही लोन बढ़ा है, तो उसकी वजह से आपका इंटरेस्ट कॉस्ट भी बढ़ा है, जिसे हम फाइनेंस कॉस्ट भी कहते हैं। वो रीज़न है फाइनेंस कॉस्ट बढ़ने का। बाकी अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे, तो 14.8% से बढ़ा है, उसमें भी डिप आया है अगर आप वाई ओ वाई चेक करेंगे। मोटा माटी ये क्वार्टरली स्टेटमेंट है। और आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, और आप देखेंगे तो ऑपरेटिंग लेवरेज ऑब्वियसली नहीं मिला है। जो आपका पैट मार्जिन है, जो आपका पैट है, वो 14% से ही ग्रो किया है, और टॉप लाइन आपकी ज़्यादा परसेंट से ग्रो करी थी, 17% से ग्रो करी थी। टॉप लाइन मीन्स आपका रेवेन्यू विच इज़ योर टोटल इनकम, विच इज़ योर टोटल सेल्स, और बॉटम लाइन मीन्स नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब बात आती है इस स्लाइड को जो मैं समझाने वाला हूँ, ये बहुत अच्छे से आप लोग समझना है, बिकॉज ये सिर्फ इस बिजनेस में नहीं, ये बहुत बिजनेसेस में आपको काम आने वाली है। बाकी आप नेट डेट टू इक्विटी चेक करो, अभी करंटली सॉल्वेंसी रेशियो जिसे कहते हैं, अब देखो ये 0.33% का है, तो अच्छा होता है, ये अच्छा स्पेस है। इन्होंने FY20 से वैसे भी कम किया है। बट नेट डेट टू इक्विटी मतलब, नेट डेट क्या होता है, ग्रॉस डेट माइनस आपका कैश कितना, ग्रॉस डेट एक्चुअल डेट आपके कितना है, और आपके पास कंपनी पे कैश कितना पड़ा है। तो जब आप एक्चुअल डेट से उस कैश को माइनस करेंगे तो आपका आता है नेट डेट। अब नेट डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी मतलब आपके पास खुद का पैसा, कंपनी के पास इक्विटी कितना है, जो शेयर होल्डर्स इक्विटी होता है, तो वो है 0.33। अब आप नेट डेट टू एबिटा भी देख लो, और एबिट बाय इंटरेस्ट भी देख लो, ये तो आप मतलब
ऑब्वियसली हल्का सा भी गूगल करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। बाकी मैं करंट रेशियो का बताता हूँ। करंट रेशियो क्या होता है? करंट रेशियो होता है कि कंपनी की जो 1 साल की अभी डेट ऑब्लिगेशंस हैं, लायबिलिटीज़ हैं, वो कंपनी कितने ढंग से, कितने अच्छे से फुलफिल कर पाएगी। मतलब नेक्स्ट 1 ईयर की लायबिलिटी के अगेंस्ट कंपनी के पास एसेट्स कितने हैं। तो करंट रेशियो आपका क्या हो गया? आपका करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय योर करंट लायबिलिटीज़। तो वो कंपनी का 1.62 है। अब वो जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है, जो करंट रेशियो है। बाकी आप फिक्स्ड एसेट टर्नओवर देखेंगे और टोटल एसेट टर्नओवर देखेंगे। मैंने आपको पिछले किसी वीडियो में बहुत अच्छे से, एसजी मार्ट वाली वीडियो में ड्यू पॉइंट एनालिसिस सिखाया था, बहुत डिटेल में जाके। आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं अगर आपको एसेट टर्नओवर समझना है। एसेट टर्नओवर बहुत बड़ा ड्राइवर होता है आरओई का। आरओई के 3 ड्राइवर्स होते हैं। एक ड्राइवर आपका मार्जिन एफिशिएंसी, आप कितना एफिशिएंटली नेट प्रॉफिट कमा रहे हैं एज अगेंस्ट योर रेवेन्यू। दूसरा होता है आपका एसेट टर्नओवर, जो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ। तीसरा होता है फाइनेंशियल लेवरेज, एसेट्स डिवाइडेड बाय इक्विटी, जिसको हम इक्विटी मल्टीप्लायर भी कहते हैं, राइट। अब फिक्स्ड एसेट टर्नओवर, टोटल एसेट टर्नओवर में यही डिफरेंस होता है कि फिक्स्ड एसेट मतलब जो आपके एसेट्स फिक्स्ड हैं, जो लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं, जो आपका प्लांट हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, इक्विपमेंट हो गया मोस्टली। तो उसके अगेंस्ट आपका टर्नओवर कितना है, मतलब उसके अगेंस्ट आपकी सेल्स कितनी है। तो आप देखो, एसेट टर्नओवर है आपका 2.62, मतलब आप फिक्स्ड एसेट्स के जितना भी आपका फिक्स्ड एसेट है उसको यूज करके आप 2.62 टाइम्स रेवेन्यू कमा रहे हैं। अब टोटल एसेट विच इज गुड, जितना अच्छा होगा उतना उतना बढ़िया। अब आप देखो इसका इंक्रीज ही कर रहा है ऑब्वियसली। FY24 से Q1 FY24 5 में थोड़ा कम हुआ है, बिकॉज एज आई सेड Q1 बहुत अच्छा इनका क्वार्टर नहीं होता है। तो हमको पूरे ईयर का भी देखना पड़ेगा जाके। एंड आई एम प्रिटी श्योर, नॉट प्रिटी श्योर, pretty sure is not a right word to use in stock market, but I'm pretty hopeful कि इस कंपनी में पोटेंशियल है आगे ग्रो करने का बहुत अच्छा, एटलीस्ट नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स में। तो पर्टिकुलरली अगर रेड सी इश्यूज सॉल्व हो जाते हैं। बाकी टोटल एसेट टर्नओवर आप चेक करेंगे, टोटल एसेट में फिक्स्ड एसेट्स भी आते हैं और आपके करंट एसेट्स भी आते हैं, जो आप विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट कर सको। तो इसमें कैश वगैरह भी आपका आ जाता है। तो उसका ऑब्वियसली आपका टोटल एसेट हमेशा ही फिक्स्ड एसेट से कम ही होगा, टोटल एसेट। तो उसके हिसाब से आपका जो टोटल एसेट टर्नओवर है वो कम ही होगा। और ये भी ओवर द ईयर्स बढ़ ही रहा है, और इस साल भी हमको देखना पड़ेगा कैसा है। बाकी इन्वेंट्री डेज क्या होता है, डेटर डेज क्या होता है, पेबल डेज क्या होता है, मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया। डेटर डेज मतलब रिसीवेबल डेज, पेबल डेज मतलब इन्वेंट्री डेज मतलब कितने दिन आपका सामान इन्वेंट्री में पड़ा है, जितना कम उतना अच्छा। तो आप देखो कि इनका इन्वेंट्री डेज मोर और लेस उसी के अराउंड होवर कर रहा है, इसीलिए इनका वर्किंग कैप भी बढ़ा है थोड़ा, वर्किंग कैपिटल। और डेटर डेज मतलब कितने दिन बाद आपको पैसा मिलेगा आपके कस्टमर से। इसको हम रिसीवेबल डेज भी कहते हैं। वो भी कंपनी का मतलब पहले बहुत ज़्यादा 59 हुआ करता था, पिछले 2-3 साल में थोड़ा भी बढ़ा है, इसीलिए इनका वर्किंग कैपिटल साइकिल भी बढ़ा है। रिसीवेबल और इन्वेंट्री जितना कम आपका हो उतना बेटर, बिकॉज फिर आप दूसरों के पैसे से धंधा करना शुरू कर सकते हैं। अब पेबल डेज क्या है इस कंपनी का, थोड़ा बढ़ गया है, अच्छा है, विच इज़ अ गुड साइन। मतलब जितना देर बाद आपको सप्लायर्स को पैसा देना पड़े उतना आपके लिए अच्छा है ना। उतना उतना आप अगर सपोज आपका पेबल डेज बहुत ज़्यादा है, इन्वेंट्री डेज आपका कम है और आपका रिसीवेबल डेज भी कम है, तो आपको जो आपका वर्किंग कैपिटल साइकिल है वो कम हो जाता है। फॉर्मूला आप देखोगे क्या होता है वर्किंग कैपिटल साइकिल का, इन्वेंट्री डेज प्लस रिसीवेबल डेज माइनस पेबल डेज। तो पेबल डेज जितना ज़्यादा होगा वर्किंग कैपिटल साइकिल आपका उतना कम होगा और उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो कैश कन्वर्जन साइकिल आप देखो इनका, अब कोई भी कॉलम चेक उठा के चेक करोगे तो कैश कन्वर्जन साइकिल सपोज Q1 FY25 का मैं देखूं तो 84 प्लस 54 माइनस 40 आप करोगे तो 97 आएगा, विच इज योर कैश कन्वर्जन साइकिल, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल साइकिल। बाकी आप ROE और ROCE का देखो 15.3 और 14.1 में है। कम हो रहा है इनका बिकॉज ऑब्वियसली मार्जिन में थोड़ा कंप्रेशन आ रहा है, और Q1 तो थोड़ा इनका कम ही होता है, उस हिसाब से आपको ROE ROC देखना है, कोई बहुत ज़्यादा वेरिएशंस नहीं है। तो आई होप आपको ये स्लाइड बहुत अच्छे से समझ आई हो, ये आपके आगे भी बहुत जब आप बिजनेसेस ट्रैक करोगे तो काम आएगी। बाकी सारा कुछ मैंने इस बिजनेस का डिस्कस कर दिया है। की मॉनिटरेबल होने वाला है कि नेक्स्ट क्वार्टर में ये कैसा ग्रो करेंगे, बिकॉज रेड सी इश्यूज हैं और कंटेनर आई मीन अनअवेलेबिलिटी वाला इशू है, वही मेजर ड्रैग है इनकी ग्रोथ पे इस टाइम पे। डिमांड में कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा मैनेजमेंट ने बोला है, तो वी हैव टू क्लोजली ट्रैक द रिजल्ट्स फ्रॉम द नेक्स्ट क्वार्टर। और ऑलरेडी थोड़ा स्टॉक भाग चुका है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं भागा है, वैल्यूएशंस अभी भी मुझे डिसेंट लगते हैं, बट वी विल हैव टू चेक इट आउट हाउ दैट एंटायर टेक्सटाइल स्पेस वर्क्स। और इंडो काउंट भी है, मैंने उसका ऑलरेडी Q125 का वीडियो बनाया है, तो आप उसको नीचे जाके कहीं पे चेक कर सकते हैं।
बाकी इस वीडियो के मुझे नहीं लगता है कि कुछ छूटा है, मैंने सब चीज़ें डिस्कस कर दी हैं। बाकी जो इनका की कस्टमर की स्लाइड्स है वो भी मैं आपको एडिटिंग के टाइम पे दिखा दूंगा स्क्रीन पे। तो कोई भी डाउट है आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में, इस कंपनी के बारे में, इंडो काउंट के बारे में भी इनफैक्ट कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू प्रोवाइड यू अ रेजोल्यूशन, और किसी भी तरीके से आपकी हेल्प कर पाऊँ मैं, आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर पाऊँ तो मैं ज़रूर करूँगा। सो थैंक यू सो मच गाइस।